हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मजे में है ने? अस्थमा दवा से नियंत्रित होने वाली बीमारी है। अमिताभ बच्चन, इंदिरा गांधी आदि जैसे महानुभावों को भी अस्थमा था, लेकिन उन्होंने समझदारी भरे इलाज से इसे नियंत्रण में रखा। कहने का तात्पर्य यह है कि अस्थमा से निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उम्मीद है कि नियमित उपचार से व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अरशद कामदार। चलो आज देखते हैं बच्चों में अस्थमा का इलाज कैसे करते हैं। जिस प्रकार डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों को लगातार दवा से नियंत्रित किया जा सकता है और दवा बंद नहीं की जा सकती, उसी प्रकार अस्थमा को भी नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि अब अस्थमा की दवा पूरी हो चुकी है और दवा बंद कर दे। यह गलत धारणा है। बच्चों में अस्थमा के इलाजों को दो भागों में बांटकर समझना आसान होगा। पहला, अस्थमा के दौरे के दरमियान उपचार, और दूसरा, अस्थमा के दौरे की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचार। पहला, अस्थमा के दौरे के दौरान उपचार। अस्थमा के दौरे में रोगी की श्वसन नलिकाएं सूज जाती है और सिकुड़ जाती है, जिससे रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस बाहर निकालने और अंदर ले जाने में दिक्कत होती है, और इसी तरह अस्थमा के इलाज का मूल उद्देश्य वायुमार्ग की सिकुड़न से राहत दिलाकर सूजन को कम करना है। वे औषधियां जो ब्रोंकाई की सिकुड़न को कम करती है और उन्हें चौड़ा करती है, उसे ब्रोंकोडायलेटर कहलाती है। ये दवाएं सिरप, टेबलेट्स या इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध है। इस मौखिक दवा के दुष्प्रभाव पूरे शरीर पर दिखाई देते हैं। इन दवाओं में साल्बुटामोल, एमिनोफाइलिन, टर्बुटालिन आदि मुख्य रूप से बाजार में उपलब्ध है, लेकिन चूंकि इसका असर 6 से 8 घंटे तक ही रहता है, इसलिए इसे समय पर लेने से ही लगातार फायदा मिल सकता है। इसी प्रकार तीव्र अस्थमा के दौरे में एड्रेनालिन को चमड़ी के नीचे या डेरिफाइलिन के इंजेक्शन द्वारा देने से तत्काल लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इन दवाओं के मुख्य दुष्प्रभावों में बेचैनी, हृदय गति में वृद्धि, हाथ कांपना, सिर दर्द आदि शामिल है। अब ये सभी दवाएं अलग अलग उपकरणों के जरिए इन्हेलेशन के लिए बाजार में उपलब्ध है, जिसे एरोसोल थेरेपी कहा जाता है। चूंकि ये दवाएं सांस के माध्यम से सीधे मुख्य अंगों, सांस नली और फेफड़ों तक जाती है, इसलिए पूरे शरीर पर इनका दुष्प्रभाव नगण्य होता है। साथ ही इसे सीधे वितरित किया जाता है, इसलिए दवा की खुराक भी कम हो जाती है और मरीज को तुरंत राहत महसूस होती है। यही कारण है कि डॉक्टर अब इस तरह के पंप के माध्यम से सीधे सांस लेना पसंद करते हैं। छोटे बच्चों को इस तरह से दवा देना मुश्किल होता है, लेकिन अब उन्हें भी नेबुलाइजर नामक उपकरण के जरिए, मास्क के जरिए ये दवाएं आसानी से दी जा सकती है। बड़े बच्चों को इन्हेलर पंप का उपयोग करने का सही तरीका सिखाया जाता है। पंप का ऊपरी ढक्कन खोले और इसे दोनों होठों के बीच कसकर पकड़े। गले को सीधा रखें और धीरे धीरे सांस लेना शुरू करें। उस समय पंप के कनस्तर को दबाएं ताकि हवा की एक खुराक अंदर चली जाए। मुंह से तरल पदार्थ बाहर निकालें और मुंह बंद करके 10 सेकंड तक सांस रोक कर रखें। फिर सामान्य रूप से सांस लेते हुए सांस छोड़ें। इस प्रकार डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक पंप को जितनी बार ले उतनी बार ले। अंत में पानी से धो ले।
नेब्यूलाइजर नामक मशीन का उपयोग अस्थमा की दवाओं को हवा के बहुत बारीक कणों में डालने के लिए किया जाता है, जो फेफड़ों में चले जाते हैं। चूंकि यह औषध बाष्प के रूप में सांस के रूप में ली जाती है, इसलिए लाभ तुरंत होता है और मात्र 5 से 10 मिनट में सांस ठीक हो जाती है। चूंकि दवा की खुराक कम होती है, दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं और यहाँ तक कि तीव्र अस्थमा के दौरे में भी जल्दी कम हो जाते हैं। इसलिए रोगी को भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार एरोसोल थेरापी के माध्यम से इनहेलर पंप, स्पेसर, रोटाहेलर और नेब्यूलाइजर जैसे नए अच्छे उपकरणों की शुरुआत ने अस्थमा के उपचार में क्रांति ला दी है। अब अस्थमा के मरीजों को भर्ती करने की जरूरत कम ही पड़ती है। आइए अब अस्थमा के इलाज में स्टेरॉइड की उपयोगिता पर नजर डालते हैं। अस्थमा के इलाज में कॉर्टिसोल आखिरी चीज है जिसके बारे में डॉक्टर सोचते हैं, लेकिन यह जादुई रूप से अस्थमा का इलाज कर सकता है, इसलिए इसके मूल्य को कम नहीं आंका जा सकता। ये दवाएं डॉक्टरों की सलाह के अनुसार कॉर्टिसोन टैबलेट, ड्रॉप्स या इंजेक्शन के रूप में बाजार में उपलब्ध है। एरोसोल थेरापी के लिए कॉर्टिसोन के विविध रूप अब बाजार में भी उपलब्ध है, जो नेब्यूलाइजर के माध्यम से प्रशासित होने पर अस्थमा के दौरे से तुरंत राहत प्रदान करता है। ये दवाएं बेशक जीवन रक्षक है, लेकिन अगर डॉक्टर की सलाह के बिना लापरवाही से ली जाए तो ये जीवन बख्शी भी बन सकती है, यानी दो धारी तलवार मानी जा सकती है। जहां तक संभव हो, रोगी को इन सभी दुष्प्रभावों से बचाने के लिए अब मौखिक गोलियों के बजाय स्टेरॉइड के केवल इनहेलेशन थेरापी के माध्यम से लेने की सलाह दी जाती है। चलो अब देखते हैं तीव्र अस्थमा का दौरा, जिसे हम स्टेटस अस्थमैटिकस बोलते हैं, उसमें क्या करें। यदि इंजेक्शन या पंप प्रभावी नहीं है और सांस लेना जारी रहता है तो अस्पताल में भर्ती होना अपरिहार्य है। इस स्थिति को स्टेटस अस्थमैटिकस कहा जाता है। ऐसे रोगी को बोलने में भी कठिनाई होती है, वह मुश्किल से अस्पष्ट शब्द बोल पाता है और सामान्य गतिविधियों में भी कठिनाई होती है। आगमन पर बच्चे को बाल रोग विशेषज्ञ की देखरेख में गहन देखभाल इकाई में भर्ती कराया जाता है, जहां बच्चे को उन्नत उपकरणों के माध्यम से स्प्रे या नेब्यूलाइजर द्वारा ब्रोंकोडायलेटर दवाएं, स्टेरॉइड्स आदि दिए जाते हैं। इसके साथ ऑक्सीजन, अंतःशिरा ग्लूकोज, जीवन रक्षक दवाएं आदि भी दी जाती है। रोगी को हृदय का कार्डियोग्राम, नाड़ी की गिनती, रक्तचाप माप और श्वसन गतिविधियों के रिकॉर्ड करने वाली स्ट्रिप एक साथ निरंतर होती है। इसलिए यदि कोई गड़बड़ी होती है तो इसका तुरंत इलाज किया जाता है और रोगी की जान बचाई जा सकती है। अब उपलब्ध उन्नत उपकरणों और उपचारों के साथ ऐसा लगता है कि नई सदी में रोगी की अस्थमा से मृत्यु शायद ही कभी होती है। इसलिए यह जरूरी है कि तीव्र अस्थमा के दौरे में बिना किसी लापरवाही के मरीज को तुरंत गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया जाए।